नमस्ते बच्चों। साहित्य से जुड़ा हमारा आज का चैप्टर इन 3 पाठों पर आधारित है, 3 चैप्टर्स पर आधारित है। नेताजी का चश्मा, काकी और महायज्ञ का पुरस्कार। समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तो ये रिवीजन की कैटेगरी में जो आज हमारा पहला प्रश्न है वो है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? ये एक अनुमान लगा रहे कि किसने लगाया होगा। तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने या किसी बच्चे ने। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर है, पान वाले ने तो नहीं लगाया था, लेखक ने भी नहीं लगाया है, यहाँ हवलदार लिखा है, वास्तव में ये हालदार होना चाहिए था, हालदार होना चाहिए था। तो सही उत्तर है हमारा किसी बच्चे ने। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा किसी बच्चे ने। चौथा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं करना चाहूंगी आपके साथ कि नेताजी की मूर्ति कहाँ पर स्थित थी। नेताजी की मूर्ति कहाँ पर स्थित थी? तो जो नेताजी की मूर्ति थी वह उसी बस्ती के चौराहे पर स्थित थी जिस बस्ती से हर 15वें दिन हालदार साहब गुजरा करते थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हालदार साहब कितने दिनों में उस बस्ती से गुजरते थे। तो हालदार साहब हर 15वें दिन उस बस्ती से होकर गुजरते थे। और नेताजी की मूर्ति कहाँ थी? तो इसी बस्ती के चौराहे पर यह मूर्ति स्थित थी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए? वे चौंक गए। हालदार साहब मूर्ति पर ऐसा कुछ था, मूर्ति पर उन्होंने कुछ ऐसी बात लक्षित की हालदार साहब ने कि वे चौंक पड़े। तो मूर्ति पर क्या देखकर चौंक पड़े और एक एक कौतुकता जाग उठी उनमें, अरे भाई वाह, ये भी बहुत बढ़िया है। मूर्ति जो है वो संगमरमर की है और चश्मा जो है वो रियल है। तो ऐसा क्या था वहां पर जिसे देखकर वे चौंक पड़े? तो मूर्ति पर, मैंने अभी अभी आपको बताया, चश्मा रियल था उस पर और मूर्ति थी संगमरमर की। तो संगमरमर की यानी पत्थर की मूर्ति पर चश्मा जो था वो उसमें तराश कर नहीं बनाया गया था, बल्कि चश्मा रियल लगा दिया गया था। तो संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा रियल लगाया गया था और यही देख करके वे चौंक गए थे। हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? इससे पहले हमें थोड़ा सा ये जानना है कि जो हालदार साहब है वे कौन है। तो हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में वहां से गुजरा करते थे और उन्हें पान खाने की आदत थी। तो अपनी जीप को वहीं पर चौराहे पर रुकवाते थे, वहां उस पान वाले की दुकान थी और वहीं पर वे पान खाया करते थे। और वहीं पर उन्होंने उस मूर्ति को लक्षित किया था। लक्षित करना मतलब नोटिस करना। उन्होंने वहां पर उस मूर्ति को नोटिस किया था। तो कौन सी बात अच्छी नहीं लगी उन्हें? तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि जो पान वाला था, यहाँ पर जो 4 विकल्प है हमारे, पहला है नेताजी का मजाक उड़ा। नहीं, पान वाला नेताजी का मजाक नहीं उड़ाता था, तो ये विकल्प गलत है हमारा। उसके बाद है चश्मे वाले कैप्टन को चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। उसमें एक वाक्य, पागल है, पागल नाम लिखवा देना कहीं उसका अखबार में। तो उसे वो सन की पागल कहकर, यानी पागल कहकर वह पुकारता था। तो यही बात उसे उन्हें अच्छी नहीं लगी। और तोंद हिलाकर हंसना, मनमाने तरीके से उत्तर देना, ये सब उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। किसके व्यक्तित्व की? तो पान वाले के व्यक्तित्व की ये सब बातें हैं। तो इसमें सही उत्तर है चश्मे वाले कैप्टन को जो पान वाला था वह पागल कहकर बुलाता था और यही बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी थी। हमारा चौथा प्रश्न है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? कौन वह व्यक्ति है जिसे बुरी लगती थी? बुरी हो सकता है सबको लगती हो, लेकिन कौन है जो इस गलती को सुधारा करता था? देखिए, हमारे सामने हम हमेशा कहते हैं कि अरे बेचारा, अरे बेचारा, इस तरह से कहते हैं और हम किसी के बिना, उसकी मदद किए बिना हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किसने जो इस गलती को सुधारता है, वही इनिशिएटिव लेता है, वही एक नई क्रांति लाता है समाज में। और यही नई क्रांति लाने वाला जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति था कौन? कौन व्यक्ति था वो, बताइए? चश्मा वाला, जिसे लोग कैप्टन कहकर पुकारते थे। तो नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति इस चश्मे वाले को बुरी लगती थी, यानी जिसकी फेरी वाले की दुकान थी, जिसकी चलती फिरती दुकान थी, जिसे लोग कैप्टन कहकर बुलाते थे, जिसे पान वाला पागल कहता था, लंगड़ा कहता था और कहता था कि इसका अखबार में कहीं पर नाम छपवा दो। मैं वापस इस प्रश्न पर आती हूँ कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति
चश्मे वाले को, कैप्टन चश्मे वाले को बुरी लगती थी, और इसीलिए वह क्या किया करता था, वह उस चश्मे को वहां पर उन्हें अपनी चलती फिरती दुकान से एक चश्मा उन्हें वह पहना दिया करता था। तो यह उत्तर यहाँ पर हमारा सही है, चौथे का जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जब तक मैं पांचवें प्रश्न की ओर आ रही हूँ, जो मेरा चैनल है उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लिखित रूप से इसको, जो भी मैं आपको दे रही हूँ उसका अभ्यास कीजिए। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? हमने अभी बात की है कि चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था, तो वह उसे पागल समझता, वो उसे पागल, उसे लगता था कि क्यों करता है ये, क्या पड़ी है इसे सुधार करने की। तो हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, जो कोई सही काम करता है तो हमें लगता है क्यों कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कहिएगा, इस बात को बताइएगा कि अगर कोई समाज में सही काम करने की कोशिश करता है तो हम जरूर उसे, मतलब उसका मजाक हम बनाते हैं। तो अगर कहीं आपने ऐसी कोई घटना देखी होगी तो उसकी चर्चा जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? हालदार साहब का स्वभाव इस टेक्स्ट बुक के अंतिम जो पेज है, ये इस चैप्टर के अंतिम पेज में दिया गया है कि हालदार साहब भावुक स्वभाव के थे। भावुक का अर्थ होता है इमोशनल, एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। क्या देख करके एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए? जैसे ही जब उन्हें पता चला कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है, और उन्हें लगा कि अरे कोई तो इस बस्ती में अब देशभक्त बचा नहीं है, कोई चश्मा लगाएगा नहीं। लेकिन अचानक उनकी नजर पड़ी वहां पर मूर्ति पर, तो तब उन्होंने देखा कि सरकंडे का एक चश्मा वहां पर लगा हुआ था। यह देख करके वे एकदम इमोशनल हो गए। तो हलदार साहब का स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव भावुक था। भावुक का अर्थ होता है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, भावुक को हम कहते हैं इमोशनल। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते, कस्बे में कितनी नगर पालिका थी? एक नगर पालिका थी। इसी नगर पालिका ने क्या काम किया था? यही नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। पहले पैराग्राफ में ही लिखा गया है कि क्या क्या काम करवाती थी। एक ठो नगर, वहां लिखा है एक ठो नगर पालिका थी। तो ये जो ठो है, इस ठो का कोई अर्थ नहीं है। इस ठो का अर्थ है एक, वो बोलचाल की भाषा में है। एक तो क्या काम करवाती थी? तो कभी सड़क पक्की करवाती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी सम्मेलन करवा देती थी। तो ये नगर पालिका कितनी थी? एक। प्रश्न पूछा गया है नगर पालिका कितनी थी, तो एक। और इसी के एक अधिकारी ने, एक बहुत ही उत्साही अधिकारी को एक बार ऐसा लगा कि अरे कस्बे में एक देशभक्त की प्रतिमा होनी चाहिए, और उन्होंने यह मूर्ति वहां पर स्थापित करवा दी। आठवां प्रश्न, हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? इसी टेक्स्ट बुक में, मतलब इसी चैप्टर के अंतिम पेज में आप देखेंगे कि दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देख करके, दुनिया कितनी स्वार्थी है, इस स्वार्थी स्वभाव को देख करके हलदार साहब दुखी हो गए थे। कैप्टन को देखकर हलदार साहब अवाक क्यों रह गए? देखिए, कैप्टन के बारे में उन्होंने सुना था अब तक, और सुनने के बाद उन्होंने एक इमेज बनाई थी, उनकी एक अपने मन में एक छवि बनाई थी, एक अक्स बनाया था उन्होंने। क्या अक्स बनाया था? कि कोई तगड़ा व्यक्ति होगा, जो एक फौजी यूनिफॉर्म में होगा, और एकदम लेफ्ट राइट लेफ्ट करके वो चलता होगा, ऐसी एक इमेज बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो एकदम सरप्राइज हो गया, अरे इसे लोग कैप्टन बुलाते हैं। तो क्योंकि कैप्टन कैसा था? कैप्टन बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था। तो कैप्टन बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था। एक बार हम इसके और ऑप्शंस को देखते थे। कैप्टन बहादुर था, सचमुच का कैप्टन था, सचमुच का कैप्टन नहीं था, वो सेना में नहीं था, और उसका व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला बिल्कुल नहीं था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो उस मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट। इस शब्द को भी याद रखिए कि जो उनकी जो कोट का जो दूसरा बटन होता है, सिर की टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक, इस प्रकार की मूर्ति को हम कहते हैं बस्ट। इस प्रकार की मूर्ति को हम कहते हैं बस्ट। तो आपने कई जगह ऐसे ऐसे मूर्तियों को आपने देखा होगा। तो 2 फुट की थी वो, बस्ट थी, और 2 फुट की थी। 11वां प्रश्न है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो हमेशा उन्हें आदत हो गई थी, कभी गोगो चश्मा, कभी धूप का चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा। लेकिन एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो यही ऑप्शन, यहाँ जो हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा सही है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, पहला वाला। 12वां प्रश्न, हलदार साहब ने यह प्रश्न की, कौन सा प्रश्न? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? किससे पूछा था उन्होंने यह प्रश्न, हलदार साहब ने?
तो एक ही व्यक्ति की चर्चा यहाँ पर की गई है और वो है पान वाला। ड्राइवर तो उनको छोड़ देता था और ड्राइवर की कोई चर्चा भी इतना कुछ खास नहीं है। मिठाई वाला जो है वो रसीला रमजान के चैप्टर में है। तो पान वाला, तो ये और ये विकल्प गलत है, यह विकल्प यहाँ पर सही है। तो यह प्रश्न कि ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, तो ये उन्होंने पान वाले से पूछा था। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूर्ति को देखने पर सबसे ज्यादा बात कौन सी बात थी जो आंखों में मतलब चुभती थी, खटकती थी आंखों में? तो वो जो बात थी कि मूर्ति की आंखों पर संगमरमर यानी पत्थर का ही तराशा हुआ चश्मा नहीं था, बल्कि उस पर रियल चश्मा, वास्तविक चश्मा उस पर लगा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर वास्तविक चश्मा पहनाया गया था और यही बात प्रत्यक्षदर्शियों को, जो भी उसे देखता था, तो उसे आंखों में चुभती थी। अगला प्रश्न है, अगला जो हमने जो चैप्टर लिया है वो महायज्ञ का पुरस्कार से लिया है। महायज्ञ का पुरस्कार में आपको जो बातें ध्यान में रखने की है वो है कि इसमें दो सेठ हैं, एक है धनी और एक है धन्ना। धनी सेठ की जो पत्नी है उन्होंने उनसे कहा था कि वे अपना यज्ञ बेच आए। अब आप सोचेंगे अरे यज्ञ कोई बेचने की चीज है? उन दिनों यज्ञों के जो परिणाम हुआ करते थे, जो फल हुआ करते थे, उनके क्रय विक्रय की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। इसीलिए एक बार जब धनी सेठ जो थे भुखमरी की कगार पर आ गए, भुखमरी की स्थिति पर आ गए थे, तब उनकी पत्नी ने यह बात कही थी और धनी सेठ निकल पड़े थे कुंदनपुर की ओर। कुंदनपुर की ओर जहां धनी सेठ रहते थे और जहां उनको जाना था कुंदनपुर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। मैं नहीं बता रही हूँ, आप बताइएगा कितना कोस का अंतर बताया गया है। तो वहां से वे जा रहे थे धन्ना सेठ के पास और धन्ना सेठ की जो पत्नी है उनके बारे में यह बात कही गई है कि उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी, कोई मतलब एक कहते हैं ना एक ईश्वरीय शक्ति उनको प्राप्त थी। क्या शक्ति थी? वो घर बैठे तीनों लोगों का हाल वे जान सकती थी कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें यह बात मालूम थी। और इसीलिए जब धनी सेठ ने संतुष्ट भाव से अपनी चारों रोटियां उस भूखे कुत्ते को उन्होंने खिला दी, तो यही उनका जो कर्म था, यही कार्य था, यह क्या बन गया था? यह बन गया था महायज्ञ। और इसी की मांग धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे की थी। तो यही इस पाठ का सार है और इसी के लिए उन्हें बहुत सारा पुरस्कार बाद में ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया था। उनके बेसमेंट में, उनके घर के तहखाने में बहुत सारा खजाना उन्हें दिया था। ओके, तो महायज्ञ का पुरस्कार, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, महायज्ञ का पुरस्कार के लेखक कौन है? इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, और डैश करके लिखिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, धन्ना सेठ कहाँ रहते थे? अभी अभी मैंने आपको बताया धन्ना सेठ रहते थे कुंदनपुर में। सब में कुंदन 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 है, इस तरह का प्रश्न आएगा आपको तो जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं ध्यान देना है आपको, करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। आप ध्यान से लिखिए, ध्यान से ऑप्ट कीजिए अपने ऑप्शंस को। तो कुंदनपुर। 16वां प्रश्न है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसमें भाग रही हूँ क्योंकि काफी आसान है आपके लिए, बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है। भूखे कुत्ते का पेट, एकदम टेक्सचुअल लैंग्वेजेस में, भूखे कुत्ते का पेट लगा था किससे? कमर से। सही उत्तर है कमर से। अगला प्रश्न है, सेठ ने रात बिताई थी कहाँ पर? चबूतरा हम कहते हैं बेंच को, तो कौन से किस जगह के बेंच पर उन्होंने रात बिताई थी? क्योंकि शाम हो गई थी और काफी लंबा उनको रास्ता तय करना था अपने शहर वापस जाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने रात बिताई थी तो धर्मशाला के चबूतरे पर। धर्मशाला के चबूतरे पर। बहुत कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में अगर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ देखेंगे अरे चबूतरा, हाँ चबूतरा ही था, कौन सा चबूतरा याद नहीं है, तो कहीं भी ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से चुनिएगा। सेठानी दिया जलाने के लिए कहाँ आई थी? तो सेठानी दिया जलाने के लिए दालान में आई थी। दालान एक ओपन स्पेस होता है, बड़े बड़े हवेली जैसे जो घर होते हैं उनमें दालान, ओपन स्पेस, आंगन से भी बहुत बड़ा होता है दालान। और जब दालान में जब वे आई थी तो उनका पांव वहां पर किस चीज से टकरा गया था? उनका पांव एक कुंदे से टकरा गया था और बहुत अनयूजुअल था उनके लिए, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अंधेरे में हमें भी अपने घर में कौन सी चीज है वो हम अंधेरे में चप्पे चप्पे की जानकारी हमें होती है, तो उनके लिए था क्या, रे ये क्या हुआ, मेरा पांव किससे टकराया? और जब उन्होंने देखा तो वहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। उस कुंदे को जब उन्होंने उठाया तो वहां नीचे वो एक ढक्कन था, उस ढक्कन को उन्होंने जब वहां से उठाया तो वो नीचे जाने के लिए
सीढ़ियां थी वहां तह खाना था और तहखाने में ढेर सारे हीरे जवाहरात वहां पर थे। तो ये हमारा हुआ 19वां प्रश्न का उत्तर हमारा हुआ। तो दालान में इसका सही उत्तर है दालान। अब हम बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। फिर से आपको याद दिलाऊं, लिखित रूप में अभ्यास करना है और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। 20वां प्रश्न है, डैश के कारण, ब्लैंक के कारण उस कुत्ते की गर्दन क्या हो जाती थी? गिर जाती थी। किस चीज के कारण? महानता, ग्रेटनेस, दीनता, पुअरनेस, दुर्बलता, वीकनेस, सबलता, स्ट्रेंथ। क्या होगा उत्तर? क्या होगा? दुर्बलता। और ये भी टेक्सचुअल लैंग्वेज है। दुर्बलता के कारण उसकी जो गर्दन है वह गिर जाती थी। एक बात याद रखिएगा कि इसमें 4 रोटियों के बारे में जिक्र किया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि पहली रोटी उन्होंने कब दी, दूसरी रोटी उन्होंने कब दी, दूसरी रोटी दिया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, पहली रोटी जब उन्होंने उसे दी, खिलाई उस कुत्ते को, जब उन्होंने पहली रोटी दी तब उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तीसरी रोटी जब दे दी तब क्या प्रभाव पड़ा, और फिर चौथी रोटी के लिए भी सेठ ने सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी, यह सोच करके कि इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। तो पहली रोटी के समय क्या है, सिचुएशन क्या है? तो पहली रोटी के समय जब उन्होंने खिलाई थी तब उसका पेट कमर से लगा था, दुर्बलता से उसकी गर्दन गिर जा रही थी और इसीलिए यही सोच करके उनका हृदय दया से भर आया और उन्होंने उसे रोटी खिला दी। तो आप पेज नंबर 15 और 16 ये ध्यान से पढ़ेंगे, महायज्ञ का पुरस्कार, और उसमें ये सारी बातें लिखी गई है। रीड रीड एंड रीड, प्लीज रीड। और उसके बाद रीड करने के बाद इन तीनों चैप्टर्स को आप वापस सॉल्व कीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सेठानी अपने 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 पति के लिए कितनी रोटियां बनाई थी? तो रोटियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? पहला प्रश्न मेरा यह है कि रोटियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसके जो पति थे धनी सेठ, वे जा रहे थे कुंदनपुर। ओके, क्यों जा रहे थे कुंदनपुर? तो अपने यज्ञ को बेचने के लिए जा रहे थे, यज्ञ के परिणाम को, यज्ञ का जो फल है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम यज्ञ बेचना, यज्ञ का फल बेचना क्या है उस समय, मतलब उस समय ऐसा क्या था? तो यज्ञों के फल का क्रय विक्रय किया जाता था, बहुत क्लियर लिखा गया, पेज नंबर 14, थर्ड पैराग्राफ और फर्स्ट सेंटेंस। यज्ञों के फलों का क्रय विक्रय किया जाता था। तो यज्ञों के जो फल हुआ करते थे, यज्ञों के फलों का क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, खरीद फरोख्त की जाती थी। तो इसीलिए वे कुंदनपुर गए, जा रहे थे। चूंकि रास्ता लंबा था इसलिए सेठानी ने क्या की, उन्होंने रोटियां बनाई। तो रोटियां बना, इतनी भूखमरी की अवस्था थी कि रोटियां बनाने के लिए उनके पास आटा नहीं था। कहाँ से आटा लेकर के आई? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कहाँ से आटा लाई? तो पड़ोसी से आटा मांग करके लाई और उन्होंने 4 रोटियां बना करके रास्ते के लिए उन्होंने दे दी। अब हम आते इस प्रश्न पर कि सेठानी ने अपने पति के लिए कितनी रोटियां बनाई थी? 8, 4, 2 और 5। तो सही उत्तर है 4। बस 22वां प्रश्न है, धनी सेठ कैसे थे? आ, 2 विशेषण शब्द हैं और आपको देखना है कि दोनों सही होने चाहिए। विनम्र तो थे लेकिन चालाक नहीं थे, उदार तो थे लेकिन अनुदार नहीं थे। उदार मतलब होता है बहुत जेनरस होना और अनुदार मतलब होता है कि जैसे कोई किसी की मदद नहीं करना चाहे, बहुत कंजूस जैसा हो, उसे हम कहते हैं अनुदार। चालाक और होशियार नहीं थे, विनम्र थे और उदार थे, पोलाइट भी थे और जेनरस भी थे। तो ये उत्तर जो है यहाँ इसका ये उत्तर करेक्ट है। विनम्र में जब हम ता लगा देंगे, विनम्र में जब हम ता लगा देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा बनेगा। चालाक में ई लगा देंगे तो चालाकी शब्द बनेगा। याद रखिए उदार और अनुदार ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। ओके, चालाकी और होशियारी ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। विनम्रता और उदारता तो हमने पढ़ा, उदारता। फाइन। अब हम बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। 8 प्रश्न और है, 30 प्रश्नों का ये आज का हमारा वीडियो है। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को किसका मुंह देखना पड़ा? ये धनी सेठ के बारे में बात की जा रही है। देखिए इसमें एक वाक्य है, सब दिन होत न एक समान, यानी हर दिन एक जैसे नहीं, एक जैसा नहीं होता, सब दिन होत न एक समान। आज हो सकता है कि आपको भोजन नहीं मिला हो, आज हो सकता है कि आपको भूखे पेट सोना पड़ा हो, तो पर जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही हो। आज हो सकता है कि आपकी परीक्षा अच्छी नहीं गई हो, पर जरूरी नहीं कि कल अच्छी नहीं जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सब दिन होत न एक समान, और ये हमारे जीवन पर भी लागू होता है, सब दिन होत न एक समान। तो वैसा ही सेठ के साथ हुआ। किस सेठ के साथ हुआ? ये धनी सेठ के साथ हुआ। क्या हुआ? वैसे बहुत धनी थे पर अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। तो किसका मुंह देखना पड़ा? ओह, मैंने उत्तर बता दिया, दरिद्रता का मुंह देखना पड़ा।
अकस्मात दिन फिरे और सेठ को दरिद्रता का मुंह मुंह देखना पड़ा। 24वां, उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित है? अभी अभी मैंने बताया, यज्ञों के परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है फल। तो वैसे टेक्सचुअल लैंग्वेज में यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 आप देखेंगे, थर्ड पैराग्राफ, वहां लिखा है यज्ञों के फलों का। पर आईसीएसई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो रट कर आए हैं वही पूछेगा, वो हो सकता है फल का सिनोनिम पूछ ले, तो फल है, परिणाम है, नतीजा भी पूछा जा सकता है। यज्ञों के जो नतीजे होते थे उनका क्रय विक्रय किया जाता था, तो ये तीनों ही शब्द यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यज्ञों के फल, फलों का क्रय विक्रय उन दिनों होता था। तो देखिए, यज्ञों का क्रय विक्रय होता था, ये करेक्ट है, लेकिन यज्ञों के फल का क्रय विक्रय, यज्ञों के स्थानों का नहीं, यज्ञों के मूल्य का भी नहीं। मूल्य से मुझे बताइए, मूल्य से जब विशेषण बनाएंगे तो क्या बनता है? मूल्य से विशेषण बनता है मूल्यवान, और मूल्यवान का विलोम होता है, बताइए बताइए जल्दी, 5 सेकंड का समय है, सोचिए। मूल्यवान का विलोम होता है हम्म। जैसे रक्त ना हो तो रक्तहीन, वैसे ही मूल्य जब ना हो किसी का तो वो होता है मूल्यहीन। अगला प्रश्न 25वां, नन्ना सेठ की पत्नी के विषय में क्या अफवाह थी? ये मैंने आरंभ में ही बताया आपको। उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है और वह सभी लोगों की बातें जान लेती है। उन्हें कोई देवी की शक्ति, या फिर यहाँ पर लिखा गया है दैवीय शक्ति प्राप्त है और वह सभी लोगों की बात जान लेती है। जादू करना जानती है और तीनों लोगों की बातें जान लेती है। उन्हें कोई देवी शक्ति प्राप्त है और दोनों लोगों की बात जाने, तो उन्हें कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। तो टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो वहां बहुत क्लियर लिखा है, बताइए क्या लिखा है? 5 सेकंड का समय मैं दे रही हूँ, क्या लिखा है उनके बारे में, क्या लिखा है बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेजिए। समझ में आया क्या लिखा है? सभी लोग को, दोनों लोग को, या तीनों लोग को? अब तीनों लोग को दो जगह मैम, आप कहेंगे मैम यहाँ पर भी है, लेकिन वो जादू करना नहीं जानती थी, उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी। तो यह उत्तर सही है, जो इसमें चौथा ये है ऑप्शन है, यही उत्तर इसमें सही है। ओके, अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 26वां प्रश्न। एक मिनट, इससे पहले ये दूर की मंजिल थी, इसीलिए सेठानी ने क्या किया, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। पड़ोसी से आटा मांगकर 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। तो पड़ोसी से आटा मांगकर 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं इसमें, ठीक है, हमारा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये दोनों सेम है। ये गलत है, थैली में बांध कर नहीं, कपड़े में बांध कर नहीं, कपड़े में बांधा था पर उस कपड़े को बांधते हैं हम तब उसे हम कहते हैं पोटली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, पोटली में बांध कर दे दी। 27वां प्रश्न है, बड़े सवेरे श्यामू की नींद किस कारण खुली? कोहराम के कारण। अब हम आ गए हैं किस चैप्टर पर? काकी चैप्टर पर। काकी पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, और कल परसों भी, और अगले कुछ दिनों तक, जब तक आपकी हिंदी की परीक्षा नहीं होगी हो जाती, तब तक मैं अपलोड करती रहूंगी वीडियो, इसलिए सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, और बेल आइकॉन को आप प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बड़े सवेरे श्यामू की नींद किस कारण खुली? तो कोहराम के कारण। श्यामू ने जागने के बाद क्या देखा? तो श्यामू ने जागने के बाद देखा कि उसकी चाची नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। चाची नहीं थी उसकी, उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। तो यहाँ पर अगर वैसे वो अपनी माँ को काकी कहकर पुकारता था, लेकिन जब हम पेज नंबर 10 देखेंगे तो वहां पर बहुत क्लियर लिखा है दूसरे ही वाक्य में, उसकी माँ नीचे से ऊपर तक, तो यहाँ पर लिखा है उसकी माँ, यानी यही उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए, उसकी माँ ऊपर से नीचे तक, तो यह उत्तर सही होगा इसमें। एक मिनट, मुझे दूसरे कलर का इंक यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगला प्रश्न है, ये हमें मिल गया, फिर भी हम दोनों ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़ लें बाद में इन दोनों ऑप्शन विकल्पों को भी बाद में। 29वां प्रश्न है, श्यामू ने उपद्रव क्यों मचाया था? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया गया, वो आप देखिए इसके लिए। तो श्यामू ने उपद्रव क्यों मचाया था? तो उपद्रव मचाने का कारण था कि उसकी माँ को लोग श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जा रहे थे। छोटा सा बालक था, उसे नहीं पता था कि जीवन और मृत्यु की जो सच्चाई है, ये वह इस बात से अनजान था, उसे नहीं मालूम था कि ये अंतिम यात्रा है उसकी माँ की। तो
इसीलिए लोग उसे उठाकर श्मशान ले जा रहे थे। श्यामू किस चीज के लिए उत्कंठित था? खिलौने के लिए, रेलगाड़ी के लिए, पतंग के लिए या लट्टू के लिए? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो श्यामू है वह पतंग के लिए उत्कंठित था। बच्चों ध्यान से पढ़िए, लिखित अभ्यास कीजिए, पहले चैप्टर पढ़िए और फिर उसके बाद वीडियो को फिर से वीडियो में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कीजिए।